तो लास्ट हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक कर दिए। वन एज ए प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड सेकंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को हम फास्ट रिवाइज करें तो हमने बोला था फर्स्ट पॉइंट ऑफ द पैरामैग्नेटिक मटेरियल, एटम्स possess permanent magnetic moment. Second, all atoms in the substance are randomly distributed, so the net magnetic moment zero. जो हमने कल किया था वही सेम पॉइंट कि possess permanent magnetic moment, all atoms are randomly distributed, the net magnetic moment zero. If paramagnetic material placed in external uniform magnetic field, then atoms aligned in the direction of magnetic field. अब अगर अलाइन होंगे तो यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ पोल बनेगा. Then magnetic field lines from north to south, that is outside, inside south to north. The inner region में magnetic field lines are in the same direction of external, but in outside opposite direction. तो outside में magnetic field lines दूरी डिक्रीज होगी, inner region में increases. तो inner region में magnetic field lines increases. ये हमने किया. ओके, फिर तो हम उसका डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. अगर इसको हम नॉन यूनिफॉर्म में रखें देन इट इज अट्रैक्टेड टू वीक टू स्ट्रॉन्ग फील्ड. और उसके एग्जाम्पल ये हुआ द फास्ट रिवीजन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस. चलो अब उसी में आगे करें हम द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक एज ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. डायमैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. तो अगर तुम्हें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस याद है देन इजीली वी कैन रिमेंबर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. पैरामैग्नेटिक को याद करो, डायमैग्नेटिक ऐसे ही हम लिख देंगे. लेकिन पहले कोई केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकता है कि विच सर उसमें सब्सटेंस. अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। क्या हुआ? उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स मतलब नहीं होंगे, मतलब जीरो होंगे। हाँ, अनपेयर नहीं होंगे तो क्या होगा? अनपेयर नहीं होंगे तो सर। केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलेंगे? अनपेड नहीं है तो पेड है, ऐसा बोलना है. हाँ, तो उसमें पेड नहीं है डायमैग्नेटिज्म। तो क्या है? दूसरा पेड. तो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलेंगे? पेड इलेक्ट्रॉन्स. तो पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, दो इलेक्ट्रॉन्स की पेयर है, तो हमें पता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूमते हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में. अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे तो दोनों का करंट भी ऑपोजिट मिलेगा, दोनों की मैग्नेटिक मोमेंट भी ऑपोजिट मिलेगी. देन नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो. तो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ यस। व्यू से स्टार्ट करें और हम फर्स्ट पॉइंट बोले उसका, तो क्या बोलेंगे कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है डू नॉट possess परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट. सॉरी, डायमैग्नेटिक, पैरा नहीं. डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस do not possess permanent magnetic moment. अब अगर किसी को क्वेश्चन हो कि व्हाई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस डू नॉट possess परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट, तो हमें केमिस्ट्री में डिटेल में चले जाना है.
कि उसमें पेड इलेक्ट्रॉन्स है, पेड है, इसीलिए दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, घूमते हैं। तो दोनों का करंट भी ऑपोजिट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑपोजिट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0। अब नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसकी 0 है, तो जो पैरा में हमने लिखा था सेकंड पॉइंट कि जो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसकी नेट 0 होगी, यहाँ तो उसकी नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। डू नॉट possess परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट मीन्स ऐसा बोल सकते हैं कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0। अब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर हम एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें, मतलब ऐसा लिखे कि व्हेन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस placed in external uniform मैग्नेटिक फील्ड, तो पैरा में बोला था कि अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, यहाँ पे क्या होगा, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो गए, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होगी बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऐसा बोल सकते हैं कि प्लेस इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड इन ऑपोजिट टू द फील्ड। इसका मतलब, चलो, दिस इज अवर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज अवर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब इनिशियली तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, बट इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मोमेंट इंड्यूस होगी ऑपोजिट टू द फील्ड। इसका मतलब जो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होगी वो इसके ऑपोजिट में, तो जिस डायरेक्शन में एरो बोलते हैं वहां पर नॉर्थ बनेगा, उसके ऑपोज में साउथ। ये मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होगी इसके अंदर, उसका रीजन बहुत बड़ा है। हाँ, रीजन में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन याद रख दो कि मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस ऑपोजिट टू द फील्ड। तो यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ। वी नो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड in outer region north to south, inner region south to north. By this way we can draw magnetic field lines. तब क्या बोलेंगे, आउटर रीजियन में एक्सटर्नल और सब्सटेंस की मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम डायरेक्शन में है, बट इन इनर रीजियन ऑपोजिट में। ऑपोजिट में है तो बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस। तो उसके नेक्स्ट पॉइंट में बोल सकते हैं कि सो मैग्नेटिक फील्ड inner region of diamagnetic substance decreases, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी एंड आउटर रीजियन इंक्रीजेस। तब अगर इसका हम डायग्राम ड्रॉ कर दे तो दिस इज अवर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, इनर रीजियन में मैग्नेटिक फील्ड लेंथ डिक्रीज हुई तो एक ही ड्रॉ करेंगे, और आउटर रीजियन में इंक्रीज हो रही है तो कुछ ऐसी फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं।
जो ऐसे बोलेंगे कि पुश होकर बाहर जा रही है, ऐसी फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दो। तो इन इनर रीजन में डिक्रीज हुई, आउटर रीजन में इंक्रीज हो रही है। अब ये जो है वो हमें एक इंडिकेशन दे रहा है मिसनर इफेक्ट का। इट इज फॉर सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर किसी को मालूम है? व्हाट इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर? फेरोमैग्नेट। ना। डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर? कंडक्टर नॉर्मल है, अगर उसका हम टेम्परेचर डिक्रीज करें ना, तो हमें पता है कि इफ टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। तो जिस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस 0 हो जाए ना, उस कंडीशन को बोलते हैं सुपर कंडक्टर। द कंडक्टर फॉर विच रेजिस्टेंस 0, इट्स कॉल्ड सुपर कंडक्टर। और जब भी कोई भी मटेरियल सुपर कंडक्टर बनता है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसे बाहर चली जाती है। और वो मिसनर ने बोला था। ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, थियरी में लिखने का पार्ट नहीं है। इसका मतलब एक ऐसा रिसर्च है कि अगर हमें सुपर कंडक्टर बनाना है तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस से बन सकता है। तो कौन कौन से डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसके एग्जांपल्स याद कर ले। कि बिस्मथ, फिर कॉपर, लेड, सिलिकॉन, नाइट्रोजनेट एसटीपी, वाटर, सोडियम क्लोराइड। These are the example of diamagnetic substances। तो एग्जाम्पल भी याद रखो, कई बार पूछेंगे एमसीक्यू में कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है या कौन सा डायमैग्नेटिक है, कोई भी तरीके से। अब ऐसे ही डायमैग्नेटिक को अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें, व्हेन diamagnetic substance placed in external non-uniform magnetic field। चलो क्या होगा उसके अंदर? ये कोई भी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। चलो ऐसे अगर हमने कोई भी डायमैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है तो वो ऑपोज में आता है, मतलब ये इधर नॉर्थ बनेगा, ये इसका साउथ बनेगा। तो साउथ साउथ रिपल ईच अदर, नॉर्थ नॉर्थ रिपल ईच अदर। बट नॉर्थ पोल वीक में है और साउथ पोल इसका स्ट्रॉन्ग फील्ड में है, क्योंकि यहाँ पर फील्ड लाइंस ज्यादा है, नियरर है, तो स्ट्रॉन्ग। तो उसका नेट फोर्स इस साइड जाएगा। तो बोल सकते हैं कि मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक फील्ड। whenever diamagnetic substance placed in external non-uniform magnetic field, it move from weak to strong field। ओके। और उसी के लिए हम याद कर देंगे कि जो इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, काई इज नेगेटिव फॉर द डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मतलब अगर लिखना है तो -1 जो है वो लेस और इक्वल टू
0। इसका काई जो होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। जैसे आगे हमने बोला था कि पॉजिटिव है पैरामैग्नेटिक के लिए, डायमैग्नेटिक के लिए काई एम इज नेगेटिव। तो कई बार पेरा और डाया जो है वो अलग से ना पूछे, डायरेक्ट डिफरेंस पूछ लेंगे। डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। तब सबसे पहला पॉइंट जो परमानेंट और डू नॉट पोजेस परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट बोल दो। सेकंड पॉइंट कि अगर इसको हम यूनिफॉर्म में रखेंगे तो पैरा में इनर रीजन में इंक्रीज होती है, डायमैग्नेटिक में इनर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज होगी। थर्ड पॉइंट, नॉन यूनिफॉर्म में रखे तो पैरामैग्नेटिक वीक, सॉरी, ऐसे स्ट्रॉन्ग टू वीक जाएगा। ये हमने गलत लिख दिया, ये गलत लिखा। पैरामैग्नेटिक जाएगा वीक टू स्ट्रॉन्ग, ये जाएगा स्ट्रॉन्ग टू वीक, ये गलत लिखा, सॉरी। कैसे जाएगा, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक मैग्नेटिक फील्ड। करेक्शन कर लेना भाई ये। और लास्ट में का एम पैरामैग्नेटिक का पॉजिटिव, इसका नेगेटिव। एक और पॉइंट देना है तो उसके एग्जांपल्स दे दो। मिनिमम 4 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे तुम्हें, तो 4 पॉइंट तो इजीली मिल जाएंगे हमें। ओके, तो ये हुआ अप टू द पैरा एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब एक पॉइंट हमें करना है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में हम बोल देंगे कि सबसे पहला पॉइंट हम बोल देंगे इसमें कि एटम्स possess परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। इसके जो भी एटम्स है, एटम्स possess परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। तो ऐसा तो पैरामैग्नेटिक में भी है कि पैरामैग्नेटिक में भी बोलेंगे एटम्स possess परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट, और फेरो में भी ऐसा एटम्स possess परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, है किसी को पता, बोलो। क्या है डिफरेंस ऑफ पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के एटम्स में? नहीं, तो फेरोमैग्नेटिक में ऐसा होता है कि देर इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन नेबरिंग एटम्स, जो पैरामैग्नेटिक में पॉसिबल नहीं है। पैरामैग्नेटिक में एटम्स possess परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट है, फेरो में भी ऐसा है, बट इन फेरोमैग्नेटिक देर इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन नेबरिंग एटम्स। उससे क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग से दोनों की मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो सेम डायरेक्शन में रहेगी। ऐसा बोल सकते हैं कि इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या सब्सटेंस, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन नेबरिंग एटम्स, बिटवीन नेबरिंग एटम्स
अब उससे क्या होगा, तो कि एज ए रिजल्ट क्या बोलेंगे कि जो भी मैग्नेटिक मोमेंट है वो सेम डायरेक्शन, सो मैग्नेटिक मोमेंट इज इन सेम डायरेक्शन। 1 मिनट होल्ड करो, 1 ही मिनट। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट इज इन सेम डायरेक्शन। अब अगर देखो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो ऐसा तो मैग्नेट में भी होगा, तो वो फेरोमैग्नेटिक ऐसे ही मैग्नेट नहीं बनता। लेकिन इस कंडीशन से सोचे, इट शुड बी परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट में क्या होगा, सभी की मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में ही रहे। लेकिन ऐसा है फिर भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नॉर्मली मैग्नेट की तरह एक्ट नहीं करता। तो उसमें भी एक कंडीशन है कि ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है इज इन लिमिटेड रीजन। तो थर्ड पॉइंट बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इज इन लिमिटेड रीजन। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इज इन लिमिटेड रीजन, और वो लिमिटेड रीजन को हम बोलेंगे हमारा डोमेन। The strong bonding limited region is called domain. तो फेरोमैग्नेटिक जो है वो छोटे छोटे डोमेन से बना है। What about the size? The size of domain is 1 mm। और उसके अंदर कितने एटम्स होंगे, तो बोल सकते हैं each domain possess 10⁻11 एटम्स। देखो 1 मिलीमीटर का जो साइज है डोमेन का, उसके अंदर 10⁻11 एटम्स, उसके बिटवीन स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और सभी की मैग्नेटिक मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में। चलो उसका अगर डायग्राम में ड्रॉ कर दूं, तो ये फेरोमैग्नेटिक, चलो एक ऐसा मैंने ये डोमेन सोच लिया, फिर एक दूसरा डोमेन ऐसा कुछ मैंने ले लिया। चलो एक ऐसा अलग अलग ऐसे डोमेन्स अगर मैं सोच लूं, उसका डायग्राम अगर हम सोच ले, तो कोई भी रैंडम तुम्हें ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना है फॉर डोमेन। चलो ऐसा ये अलग 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 डोमेन्स कर दिए। अब ये एक डोमेन जिसके अंदर 10⁻11 एटम्स, सभी की मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। अब ये बाजू वाला जो डोमेन है, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग लेकिन कुछ इस डायरेक्शन में हो सकती है। फिर जो एक डोमेन है, इसमें इस डायरेक्शन में हो सकती है, इसमें यहाँ पर इस डायरेक्शन में हो सकती। तो जितने भी डोमेन है, मैग्नेटिक मोमेंट आर इन रैंडम डायरेक्शन। कोई भी तुम्हें जिस डायरेक्शन भी अच्छी लगे, उस डायरेक्शन में तुम इसको इंडिकेशन दे सकते हो। तो यहां पर बोलेंगे डोमेन्स आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब डोमेन्स रैंडम है इसलिए नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0। तो बोल सकते हैं इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल
random distribution of domains. So net magnetic moment is zero. नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगी इसकी। फिर से एक बार, फेरोमैग्नेटिक में बोला कि possess परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट, परमानेंट है, लेकिन क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन नेबरिंग एटम्स। उससे क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट इज इन सेम डायरेक्शन, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है वो लिमिटेड रीजन के अंदर है, उसको बोल दिया डोमेन। साइज ऑफ डोमेन, और इसके अंदर 10⁻11 एटम्स, तो ये स्ट्रक्चर, और रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डोमेन्स और नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो। अब अगर उसको हम एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें, व्हेन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल प्लेस इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या बोलेंगे, ऑल डोमेन, अब यहां पे एटम्स नहीं बोलेंगे, डोमेन्स, ऑल डोमेन्स अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। इसका मतलब ये हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, उसके डोमेन्स अलाइन इन एक्सटर्नल। तो अब मैं डोमेन्स में कुछ ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। 100% अलाइनमेंट तो कभी नहीं मिलता, इसीलिए कुछ ऐसी डायरेक्शन दिखा दूं, लेकिन नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसी डायरेक्शन में होगी। ओके, तो बोलेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। और उसका नेक्स्ट पॉइंट, अगर इसको हम नॉन यूनिफॉर्म में रखें, तो पैरामैग्नेटिक की तरह क्या होगा, वो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक टू स्ट्रॉन्ग जाता है वो। ओके, तो अगर हम बोल दे कि प्लेस्ड इन एक्सटर्नल नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, पैरामैग्नेटिक की तरह वो जाएगा टूवर्ड्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन थोड़ा पैरामैग्नेटिक से फास्ट होगा, तो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड ऐसा बोल देंगे। प्लेस इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, स्ट्रॉन्गली attracted towards weak to strong field। पैरा जो है वो थोड़ा धीरे से अट्रैक्ट होता है, फेरोमैग्नेटिक फास्ट अट्रैक्ट होगा, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग फील्ड। और लास्ट में उसके एग्जांपल्स लिख देते हैं, विच आर द एग्जांपल्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो हम बोल सकते हैं कि आयरन, फिर कोबाल्ट है, निकल है, ये जो है वो सब
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और उसमें उसका जो भी हम बोलते हैं काय है, मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 बोल देंगे। पॉजिटिव तो है लेकिन ग्रेटर देन 1। ओके, तो ये हुआ हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। यहां तक लिख देना है। अगर फेरोमैग्नेटिक, फेरो पूछने के चांसेस बहुत कम है। पैरा डाया में मोस्ट प्रोबेबली वो डिफरेंस पूछते हैं। पैरा और डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस में मोस्ट प्रोबेबली वो डिफरेंस ही पूछेंगे। तो क्या होगा, उसको पता चल जाएगा कि पैरा मैग्नेटिक और डाया मैग्नेटिक जो है वो तुमने अच्छी तरह से पढ़ा है कि नहीं। अब इसी से रिलेटेड हमारा एक लास्ट पॉइंट है चैप्टर का, जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन कर देते हैं, क्योंकि उसके भी इन बिटवीन थोड़े बहुत एमसीक्यू पूछते हैं वो। द टॉपिक एज ए मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन, और फिर रिलेशन हमें लेना है बिटवीन मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजेशन को हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। तो मैग्नेटाइजेशन मतलब जो मटेरियल के एटम्स है वो कितने एक्सटर्नल फील्ड के अंदर अलाइन हुए, इट्स कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। जैसे सिंपल में बोलूं कि मैं जो बोल रहा हूं अभी, जो भी तुम लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, समझा रहा हूं, वो तुम लोगों को समझ में आ रहा है, बराबर है। तो समझ में आ रहा है मतलब मेरी जो फील्ड है, हाँ, वो ऐसे काम कर रही है कि तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है, जो मैं बोलूं वही चल रहा है। जो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ वही चीज तुम वापस सोच रहे हो। तो अंदर के जो भी एटम्स है, दिमाग के जितने भी तुम्हारे अंदर एटम्स है, नर्व्स है, वो मैं जैसे बोल रहा हूँ ऐसे ही काम कर रही है ना। तो सेम डायरेक्शन में बोलेंगे, तो धीरे धीरे तुम ऐसे मैग्नेटाइज होते हो। मैं जितना बोल रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ, सेम डायरेक्शन में तुम सोच रहे हो। ऐसे ही एटम्स में होता है। वेन एवर एटम्स प्लेस, मतलब मटीरियल प्लेस इन एक्सटर्नल फील्ड, तो क्या होगा, उसकी डायरेक्शन में एटम्स अलाइन होंगे। जितने अलाइन होते हैं, जितने परसेंटेज अलाइन होता है, दैट मच ऑफ मैग्नेटाइजेशन गेन बाय द मटेरियल। अब उसकी अगर मैं डेफिनेशन दे दूं, तो मैग्नेटाइजेशन मतलब नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसा बोल सकते हैं कि द नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इट्स कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। अगर मैं बोलूं कि ये चलो मेरा ये मटेरियल है, अब ये तो प्लास्टिक है, लेकिन ऐसा सोचो कि ये कोई आयन मटेरियल है जो मैग्नेटाइज हो सकता है, जिसमें से हम मैग्नेट बना सकते हैं। अब वो कितना स्ट्रोंग है या कितना वीक है, वो कैसे पता चलेगा। तो उसके एक छोटा सा पार्ट, यूनिट वॉल्यूम में, इसमें एटम्स कितने अलाइन हुए हैं,
ऐसे ही दूसरे पार्ट में हुआ होगा, ऐसा ही थर्ड पार्ट में हुआ होगा, ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में। अगर इसके अंदर जितने भी एटम्स है उसमें से थोड़े ही एटम्स एक डायरेक्शन में है, तो इसमें भी इतना ही होगा, इसमें भी इतना होगा, तो ओवरऑल उसका मैग्नेटाइजेशन थोड़ा कम होगा। लेकिन यूनिट पार्ट में, छोटे पार्ट में बहुत सारे एटम्स अलाइन हो गए, तो फिर इस पार्ट में भी सब अलाइन होंगे, इसमें भी अलाइन होंगे, ये पूरा मटेरियल जो है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो एक ऐसे के मैग्नेटिक मोमेंट इन यूनिट वॉल्यूम इट्स कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। तब मैग्नेटाइजेशन की अगर मैं इक्वेशन लिख दूं, तो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, अब इसी में इसका हम यूनिट लिख सकते हैं कि यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट हमें मालूम है, NIA करके एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ये याद रखो मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट। नीचे मीटर क्यूब आएगा, तो मीटर स्क्वायर कैंसिल होकर एम्पियर पर मीटर। द यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन एम्पियर पर मीटर। अब कोई भी सोलेनोइड है तो उसके इनर पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ऑफ सोलेनोइड। मतलब जब सोलेनोइड खाली है तब, कोई भी हमने अभी तक मटेरियल नहीं रखा इनिशियली, जिसको मैं बी नॉट बोलूं, तो फॉर्मूला में पता है म्यू नॉट एन आई। ओके, तो ये जो एन इंटू आई है हियर, एन इंटू आई, इसको हमें एक नई क्वांटिटी बोल देना है एच, दैट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। नाम देना है हमें मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ये करंट, इसीलिए इसका यूनिट भी होगा एम्पियर पर मीटर, क्योंकि करंट नीचे लेंथ आएगी तो एम्पियर पर मीटर। तो दोनों के यूनिट सेम है, और इन दोनों का रिलेशन भी लेना है आगे। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड लिख सकता हूं म्यू नॉट एच, ये हुआ एम्प्टी कंडीशन में। अब अगर मैं बोलूं कि सोलेनोइड के अंदर मैंने कोई भी एक मटेरियल रख दिया, व्हेन मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस इन सोलेनोइड, नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, और मटेरियल की भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो दोनों का एडिशन हो जाएगा। क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल है तो सेम डायरेक्शन में अलाइन होंगे, तो ओरिजिनल तो सोलेनोइड का है, प्लस मटेरियल भी मैग्नेटाइज होगा, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड आएगी। ओके, तो अब बी नॉट की इक्वेशन तो हमारे पास है म्यू नॉट एच, तो जो मैं बी एम लिखूं वो मैं ऐसे लिख दूंगा म्यू नॉट, और इसका जो मैग्नेटाइजेशन हुआ है म्यू नॉट इंटू एम। इक्वेशन हो जाएगी म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट एम, देन मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एच प्लस एम। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगी म्यू नॉट एच प्लस एम। अब इन दोनों का रिलेशन है मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक मोमेंट का।
ऐसा बोल सकते हैं कि हियर जो मैग्नेटाइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है? H मीन्स Ni। जितना करंट हम सोलेनोइड में इंक्रीज करेंगे उतने ही मटेरियल मैग्नेटाइज होता जाएगा, तो उसके मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, मैग्नेटाइज होगा। तो मैग्नेटाइजेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्रोपोर्शनल टू H। तब मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू, अब यहां पर हमें प्रॉपर्टी मतलब एक लिखना है काई, काई एम एच, जिसको बोलेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और बोल दिया था इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर, आगे हमने बोला था। तो एम इज इक्वल टू काई एम एच। तब मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन क्या होगी? म्यू नॉट, फॉर्मूला था H प्लस एम, एम की जगह पर काई एम एच, देन B इज इक्वल टू म्यू नॉट, H को मैं कॉमन ले लू, ओके, 1 प्लस काई एम और ये H, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई एम H। हियर 1 प्लस काई एम, आगे हमने बोल दिया था दैट इज रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर। तो क्या होगा फॉर्मूला यहां पर? B इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एच, यहां तक डिराइव करना है। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एच। इन प्रेजेंस ऑफ मटीरियल मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो म्यू नॉट म्यू आर एच होगी। एक और इक्वेशन लिख सकते हैं, बट म्यू आर होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट, तो अगर ऐसे म्यू नॉट को कैंसिल करना है तो म्यू एच, लेकिन म्यू एच वैलिड नहीं होगी, ये सबसे इजी वाली रहेगी। क्यों? क्योंकि म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता होती है, म्यू आर गिवन होगा, एच की गिवन होगा डायरेक्ट हम, और एच गिवन नहीं है तो एन इंटू आई से कर सकते हैं हम, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल जाएगी। और ऐसे इसके न्यूमेरिकल्स है अंदर। बोलो क्लियर यहां तक सभी को? कोई प्रॉब्लम? सर ससेप्टिबिलिटी मतलब क्या होता है? ससेप्टिबिलिटी, देखो कायम हमने बोला था ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी को हम नॉर्मल वर्ड में बोलते हैं रिस्पॉन्स। मतलब कोई भी मटेरियल हम एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके एटम्स जो है वो कितने फास्ट अलाइन होंगे, हाउ फास्ट द एटम्स अलाइन, इट्स कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी। जैसे मैं बोल रहा हूं और तुम लोगों को समझ में आ रहा है, तुम समझ जाते हो, मतलब योर ससेप्टिबिलिटी हाई, योर रिस्पॉन्स हाई। जिन लोगों को थोड़ा समझ में कम आ रहा है तो बोलेंगे उसका रिस्पॉन्स कम होगा, तो ऐसे उसकी ससेप्टिबिलिटी भी कम। एक्सटर्नल फील्ड में हाउ फास्ट द एटम्स अलाइन, इट्स कॉल रिस्पॉन्स, नथिंग बट फिजिक्स में ससेप्टिबिलिटी, नॉर्मल वर्ड में रिस्पॉन्स। ओके सर। ओके, चलो और कुछ डाउट किसी को? किसी को भी? हाँ सर। ओके, और आज जो है वो थर्ड चैप्टर की एग्जाम भी है, याद है ना? चलो यस सर। अब, यस सर। हाँ अब क्या करना है, इसके एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज दोनों कर देनी है। इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। 6-7 एग्जाम्पल्स है और 6-7 एक्सरसाइज है, तो तुम्हारे पास 2 दिन है, 5 ही एग्जाम्पल है और 7-8 ही इसके एक्सरसाइज में है। ओके,
तो 2 दिन है, कर देना है।